स्टूडेंट्स, सानवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं अंजलि शिकरवार आज आपके लिए थॉर्नडाइक का जो 4th पार्ट है वो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें कि मल्टी फैक्टर थ्योरी को हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं ताकि इसमें से आने वाली जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल मिस ना हो आपसे। और इससे पहले की अगर बात की जाए तो इससे पहले हमने थॉर्नडाइक को कंप्लीट कर लिया है। इसको मिला के थॉर्नडाइक पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके ये जो पार्ट है आपका, ये 4th पार्ट है थॉर्नडाइक के बारे में, जो कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं, मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी की अगर हम बात करें तो मल्टी फैक्टर थ्योरी आपकी जो थॉर्नडाइक जी ने दी थी, इसके और किन किन नामों से इनको जानते हैं ये भी हम देखेंगे। जैसे कि एनआरकी थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं। एनआरकी थ्योरी भी अगर क्वेश्चंस के रूप में आपको पूछा तो थॉर्नडाइक की थ्योरी है ये, और मल्टी फैक्टर थ्योरी का ही एक और नाम है। इसके अलावा 3 फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने इंटेलिजेंस के संबंध में इसमें 3 फैक्टर्स को विशेष महत्व दिया है बालकों के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में। तो 3 फैक्टर इस कारण से इसका नाम पड़ा। तो आगे देखते हैं आगे इन्होंने क्या कहा है अपनी 3 फैक्टर थ्योरी के बारे में। यहीं अगर हम 3 फैक्टर थ्योरी की बात करें हैं, यानी कि एनआरकी थ्योरी की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं इसमें थॉर्नडाइक जी ने 3 बातों पर विशेष ध्यान दिया है। कौन कौन सी है, इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे इसका। थॉर्नडाइक का विशेष रूप से ये मानना था कि जर्नल एबिलिटी, अर्थात आप देख सकते हैं जो जर्नल एबिलिटी, अर्थात कह सकते हैं इसमें जो जर्नल जो भी आपकी एबिलिटीज़ होती हैं बालकों के अंदर, वो जर्नल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, उसको बिल्कुल ही इग्नोर किया हुआ है थॉर्नडाइक जी ने। इनका ये मानना था कि प्रत्येक बालक में उनकी मानसिक गतिविधि अलग अलग क्षमताओं के अनुसार होती है। अर्थात जर्नल चाहे वो आपके भाई बहन ही क्यों ना हो, हर एक बालक में, हर एक व्यक्ति में अलग अलग मानसिक गतिविधियां होती हैं। मेंटल एक्टिविटी कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं प्रत्येक बालक में। तो ये एक बात हुई। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं ये। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इन्होंने जो 3 फैक्टर थ्योरी दी है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले सामाजिक बुद्धि, बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो उस चीज़ में। तो सामाजिक बुद्धि को इसके जो टाइप्स हैं, 3 टाइप्स दिए इन्होंने। सामाजिक बुद्धि को देखते हैं। सामाजिक बुद्धि के संबंध में ये क्या कहते हैं। सामाजिक बुद्धि, जैसा कि इनके यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि सामाजिक मतलब लोगों के साथ संवाद करना। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि जो होती है या फिर जो इंटेलिजेंसी है उनकी, वो कैसी है, सामान्य रूप से सभी लोगों से संवाद करना, उनसे बातचीत करना। प्रत्येक बालक में ये क्षमता नहीं देखी जाती है, कुछ विशेष बालकों में ही ये क्षमता देखी जाती है। तो कह सकते हैं यहाँ पर सामान्य बुद्धि और मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि 3 लेवल में इन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो फिर इसको देखेंगे 3 लेवल में। तो सबसे पहले क्या है, सामाजिक बुद्धि, लोगों के साथ संवाद करना। ऐसे बालक जो कि इजीली सभी लोगों से बात कर लेते हैं, और कुछ बालक ऐसे होते हैं जो कि सभी से बात नहीं कर पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दैट अगर हम बात करें तो जैसे राजनेता हुए, आपके वकील हुए, प्रत्येक संवाद में, प्रत्येक है ना टॉपिक पर वो आराम से संवाद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वाद विवाद भी कर सकते हैं। तो ये जो बुद्धि है, इस टाइप के जो बुद्धि वाले बालक हैं उनको एकदम से उन्होंने अलग कैटेगरी में रखा है, जिसमें कि सामाजिक बुद्धि है ना, सोशल इंटेलिजेंसी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये तो फर्स्ट टाइप हो गया इनका। 3 फैक्टर थ्योरी दी हुई है इन्होंने। तो सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, मूर्त बुद्धि, अर्थात मूर्त से बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपके, मूर्त बुद्धि की यहाँ पे बात कर रहे हैं थॉर्नडाइक जी। मूर्त बुद्धि में क्या है, यहाँ पे कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। ठीक है, मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, क्लियर हो गया यहाँ पर ये। तो यहाँ पर देखते हैं मूर्त बुद्धि के संबंध में थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करेंगे। मूर्त बुद्धि में क्या कह रहे हैं ये। मूर्त बुद्धि यहाँ से कह सकते हैं प्रभावी रूप से आपके शरीर को नियंत्रित करने में, मतलब शरीर को नियंत्रित, शरीर से मतलब है माइंड को, बुद्धि को नियंत्रित करने में, वस्तु में हेर फेर करने में, मतलब ऐसी बुद्धि जो कि वस्तुओं में क्या कर दे, हेर फेर कर दे, ऐसी क्षमताओं को। सीधा सीधा मतलब है इसका एक ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसी मानसिक प्रतिक्रिया जो कि छूने से, उनमें परिवर्तन करने से, समय के साथ उनमें चेंजेस होते रहते हैं। ऐसी बुद्धि को, ऐसी इंटेलिजेंसी को हम कॉग्निटिव इंटेलिजेंस या फिर मूर्त बुद्धि कहते हैं।
जैसे कि अगर ये कैटेगरी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं जब आप गेम खेल रहे होते हैं या फिर कंप्यूटर पे आप कुछ वर्क कर रहे होते हैं तो उसको टच करके ही करते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि हमने यहाँ बैठे बैठे हम सोच रहे हैं और कंप्यूटर, हमने यहाँ सोचा कि कंप्यूटर चल जाएगा अपने आप तो वो ऑन हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि आपको जाना पड़ेगा, प्लग लगाना पड़ेगा, उसको ऑन करना पड़ेगा। तो ये जो बुद्धि है मेनली आपके इंजीनियर्स वगैरह हैं, जो यांत्रिक क्षमताएं या जो आपके इलेक्ट्रिशियन वगैरह हैं, इन सभी में ऐसी मूर्त बुद्धि पाई जाती है, देखी गई है। थॉर्नडाइक जी ने इसके बारे में बताया है। सामाजिक आपको समझ में आ गया होगा, मूर्त समझ में आ गया। आप देखते हैं अमूर्त बुद्धि, तभी इसको थ्री फैक्टर थ्योरी कहा है, एनार्की थ्योरी कहा है। अमूर्त मूर्त का जस्ट अपोजिट, अर्थात सिर्फ सोच में डेवलप करना। सिर्फ क्या है, ऐसी क्षमता, मौखिक और प्रतीकात्मक सोच की क्षमता, मतलब सिर्फ बोलकर और सोचकर अपनी बुद्धि को बढ़ाना। मतलब कुछ लोग देखिए ऐसे होते हैं जो दिखने में तो बहुत आलसी होते हैं, मतलब हम फिजिकली वर्क कम करते हैं लेकिन मेंटली वर्क क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस बोल सकते हैं इसको, अमूर्त बुद्धि बोल सकते हैं, मौखिक और प्रतीकात्मक सोच की क्षमता रखने वाले बालकों को हम, या फिर कह सकते हैं थॉर्नडाइक जी किस में रखते हैं, अमूर्त बुद्धि में रखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी के अंतर्गत उन्होंने इनको रखा है। जैसे कि गणित के जो है ना टीचर्स हैं, गणित में जो जो बच्चे बहुत अच्छी ख्याति प्राप्त करते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे बच्चे ज़्यादा देखे गए हैं। साइंटिस्ट वगैरह हैं, क्या है ना, वो फिजिकली वर्क कम करते हैं। साइंटिस्ट को भी आपने देखा होगा, फिजिकली वर्क उनका कम रहता है और लोगों की अपेक्षा, लेकिन मेंटली वर्क क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, मतलब सोचते ज़्यादा हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दैट न्यूटन हुए, आपके आइंस्टीन हुए। जैसे कि आप ही किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और ऊपर से अगर फल गिरता है तो आपने कभी सोचा है, सिर्फ बैठे बैठे तो सोच रहे हैं, उस चीज़ को सोचेंगे कि ये फल ऊपर से नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। समझ में आ गई। तो वैज्ञानिक वगैरह यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है, विज्ञान बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। जैसे सोशल इंटेलिजेंस, वही बात हुई कि फॉर एग्जांपल दैट पॉलिटिशियन हुए, आपके एडवोकेट्स हुए, ये सब सोशल जो आराम से संवाद कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं और अपनी जो कहने की जो क्षमता है उनमें बहुत अच्छे से होती है, लीड करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ठीक है, सोशल इंटेलिजेंस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। और कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस अर्थात ऐसी एबिलिटी इफेक्टिवली कंट्रोल योर बॉडी एंड द मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स, मैकेनिकल एबिलिटी दैट इज इंजीनियर एंड द मैकेनिक्स। ओके, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस मैं आपको पहले बताया, मैथमेटिशियन एंड द साइंटिस्ट। क्लियर, तो ये चीज़ हो गई एक। अब ये जो 3 लेवल्स इन्होंने दिए हैं, इस लेवल्स के कुछ एट्रीब्यूट ऑफ इंटेलिजेंस है। इन्हीं लेवल के करेक्टरिस्टिक को बताते हुए 4 करेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताए हैं। करेक्टरिस्टिक्स आपके क्या क्या है। फर्स्ट है आपका लेवल, यानी कि स्तर, रेंज, एरिया और स्पीड। लेबल, फॉर एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। लेबल कह सकते हैं अगर कोई बालक है जो कि किसी क्लास में, आप स्कूल चेंज करने जाते हो तो जो बच्चा होता है उसका टेस्ट लिया जाता है। सबसे पहले क्या लिया जाता है, उसका टेस्ट लिया जाता है कि किस लेवल तक की नॉलेज है उसके अंदर। मतलब सेकंड स्टैंडर्ड में उसको एडमिशन लेना है, वो सेकंड स्टैंडर्ड तक जा सकता है या नहीं जा सकता, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसको जज, उसको उसका टेस्ट लिया जाता है। तो एक लेवल जज करने के लिए, जब लेवल जज हो गया, बहुत सारे बच्चों का टेस्ट हुआ होगा, उसके बाद रेंज, फिर उसकी जो लेवल है, जो उसने टेस्ट जो दिया है उसमें उसकी रेंज क्या है, और इन दोनों को मिलाकर ही आपका एरिया बनता है उस क्षेत्र में। क्षेत्र अर्थात उसको सेक्शन कौन सा देना चाहिए, ए सेक्शन देना चाहिए, बी सेक्शन देना चाहिए, डी सेक्शन, किस सेक्शन में ये सर्वाइव कर पाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता रही हूँ। तो ये क्या है, ये 4 इन्होंने करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं अपनी 3 फैक्टर थ्योरी की। 3 फैक्टर थ्योरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए हम अपन इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं, स्तर क्या है विद एग्जाम्पल के साथ। स्तर क्या है, स्तर की अगर हम बात करें, हाँ, स्तर की अगर हम बात करें तो स्तर है आपका, यह एक कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है। क्या करता है, ये एक कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जिसे हल किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दैट, फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ दिया हुआ है, एक लिखित परीक्षा में कहते हैं कि 6 श्रृंखलाएं होती हैं। इन श्रृंखलाओं को आसान स्तर, माध्यम स्तर और कठिनाई वाले स्तर, हाँ चलिए ये यहाँ पर आ गया, नो प्रॉब्लम।
मध्यम स्तर, कठिनाई स्तर में विभाजित किया जाता है, इन्हें एक स्तर के रूप में संदर्भित करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं थॉर्नडाइक जी लेबल को बताते हुए, ये कह रहे हैं कि जो लेबल है बालक का जो है ना, उसका जो लेबल है उसको बहुत ही डिफ़िकल्टी तरीके से एक टास्क को देकर, अर्थात एक टेस्ट के रूप में उसकी इंटेलिजेंसी का मापन करना, उसकी इंटेलिजेंसी को टेस्ट करना। ये क्या है, एक सीरीज़ की सहायता से हम इसका टेस्ट ले सकते हैं और उस लेवल में उसको कितनी डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं। अगर हमने उसको 4 क्वेश्चंस दिए हैं, 4 क्वेश्चंस में से वो 2 क्वेश्चंस कर पा रहा है, 3 कर पा रहा है या 4 कर पा रहा है, अगर उसने कर भी लिए हैं तो कितने कर लिए हैं और कितना उसमें सही है, ठीक है? तो इस चीज़ को निश्चित कौन करता है? लेबल करता है। अब इसके बाद देखते हैं रेंज, देखते हैं। रेंज की अगर बात की जाए तो प्रत्येक स्तर में उप स्तर होता है। जो आपका प्रत्येक स्तर है, जो लेवल है उसमें क्या होता है, एक उप लेवल होता है जिसको हम रेंज कहते हैं, या फिर खुफिया परीक्षा, यानी कि आपकी जो खुफिया परीक्षा कह सकते हैं इसको। प्रत्येक स्तर में कुछ प्रश्न होते हैं, देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल दैट, प्रश्न की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो टेस्ट हो रहा है, बालक का जो टेस्ट लिया जा रहा है, उसमें प्रत्येक रेंज की कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके 2 मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स के होंगे, कुछ 5 मार्क्स के होंगे। तो एक रेंज रखी गई है। कुछ आपके है ना वन वर्ड्स होंगे, उसके बाद और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो एक रेंज के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको इतनी समझ होनी चाहिए बालक के अंदर कि प्रत्येक स्तर में कुछ प्रश्न होते हैं और इन्हें एक सीमा के रूप में संदर्भित किया जाता है। यही आपकी रेंज कहलाती है। रेंज अर्थात कह सकते हैं सब लेवल, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए बालक के अंदर। इसी चीज़ को जज किया जाता है कि 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो वो 3 मार्क्स में जितने भी वर्ड्स हैं, वर्ड लिमिट को रखते हुए उसकी जो उसमें इम्पोर्टेंस जो भी बातें हमको डालनी है उनको डालना चाहिए। तो ये सब जज हमें किस माध्यम से होता है? रेंज के माध्यम से होता है। इन ईच लेवल देयर आर सब लेवल इन इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस का जो टेस्ट होता है उसमें एक सब लेवल होता है। इन ईच लेवल देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, दे आर रिफर्ड एज ए रेंज, जो कि हमें रेंज को रिफर करते हैं, हमें बताते हैं, संदर्भित करते हैं, उसको सीमा के रूप में हमें इस चीज़ के बारे में बताते हैं। ठीक, तो ये एक बात हो गई रेंज की। और थर्ड जो है, अब हम बात कर लेते हैं क्षेत्र की। क्षेत्र की अगर बात करें तो प्रत्येक स्तर में इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के लिए एक व्यक्ति एक क्षेत्र के रूप में संदर्भित सही उत्तर देने में सक्षम रहा है। अर्थात लेवल वहां क्या था? लेवल को बालक का हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट ले लिया हमने। अब उसकी रेंज क्या रही? रेंज भी वहां पे कंप्लीट कर दी। लेवल और रेंज दोनों को मिलाकर, लेवल प्लस रेंज दोनों को मिलाकर जो एरिया बना है उसको हम क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये बात की गई, आउट ऑफ द क्वेश्चन ईच लेवल, प्रत्येक लेवल के सभी क्वेश्चनों में से, फॉर हाउ मेनी क्वेश्चंस एन इंडिविजुअली इज एबल टू आंसर करेक्टली, उसने स्वयं ही कितने क्वेश्चंस के आंसर दे पाए हैं, ये क्या निर्धारित करता है? उसका एरिया निर्धारित करता है, उसका क्षेत्र निर्धारित करता है। तो ये एक बात हो गई कि यहाँ पर फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है जो थॉर्नडाइक जी के द्वारा दिया गया है वो क्या कहते हैं थॉर्नडाइक जी? स्पीड की अगर बात करें, एक व्यक्ति कितने समय में स्पीड के रूप में संदर्भित सभी प्रश्नों को सही उत्तर दे देता है। कुछ बच्चे जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो बहुत कम समय लेते हैं और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो स्पीड वहाँ पर ये देख रहे हैं, टाइम की अहमियत देते हुए स्पीड यहाँ पर वर्ड इन्होंने शो ऑफ किया है। थॉर्नडाइक जी के द्वारा दिया गया स्पीड वर्ड टाइम को विशेष महत्व दे। टाइम एन इंडिविजुअल इज एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली रिफर्स एज ए स्पीड। वही आपकी स्पीड कहलाती, कितने समय में, कितने ज़्यादा समय में, कितने कम समय में आपने उसके आंसर सही दे पाए हैं। तो ये एक बात हो गई। तो आज हमने 3 फैक्टर थ्योरी के बारे में बात की, जो कि थॉर्नडाइक जी की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, 3 फैक्टर थ्योरी। तो यहाँ पर अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको पसंद आया हो, और इसी प्रकार से हम और भी थ्योरीज लेकर आते रहेंगे आप सभी के साथ। आज ये देखने के लिए और पसंद करने के लिए थैंक यू सो मच।